व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एवरेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 2 क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। सो टिल नाउ 12th तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। सो लेट्स स्टार्ट। In 2010, Sachin Tendulkar, the Indian cricketer, scored 900 runs for his country at an average of 30. In 2011, he scored 950 runs at an average of 30.65. In 2012, 1300 runs at an average of 32.50, and in 2013, 1100 runs at an average of 35.49. What was his country average for the 4 years? ऑल राइट, तो ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। क्या बोला है, सचिन तेंदुलकर जो था इंडियन क्रिकेटर, हम सब लोग जानते हैं, वो 2010 में उसने टोटल 900 रन्स बनाए विद एन एवरेज ऑफ 30 इन 2011। अब यहाँ पे इससे इनका मतलब है 30 रन्स पर इनिंग्स, ठीक है। अब उसने कितने इनिंग्स खेली ये तो हमें पता नहीं, ये वैसे इसमें मेंशन होना चाहिए था। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेंशन होगा कि इनिंग्स की बात की है, तो ऐसे लिखा होगा कि एट एन एवरेज ऑफ 30 रन्स पर इनिंग्स, ठीक है, ऐसे समझो इसे। सिमिलरली 2011 का, 2012 का एंड 2013 के टोटल रन्स बताए हैं कि उस साल उसने कितने रन्स बनाए टोटल, एंड ऑन एन एवरेज उसने कितने रन्स बनाए पर इनिंग्स, ठीक है। तो चलो इसे एक टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईयर्स, दैट इज ऐसा करते हैं, हाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं, ईयर्स ऐसे लिख लेते हैं, 2010, 2011, 2012, 2013, ठीक है। हाँ 13 तक है। हमें क्या क्या निकालना था, एवरेज ऑफ 4 ईयर्स निकालना है, तो उसके लिए मुझे टोटल सम और नंबर ऑफ इनिंग्स पता करनी है, ठीक है। तो मैं पहले सम ऑफ रन्स लिखता हूँ, ठीक है। सम ऑफ रन्स कितने हो गए भाई, 2010 में उसने 900 रन्स बनाए थे, करेक्ट, एंड 2011 में 950 रन्स बनाए थे, 2012 में उसने 13 रन्स बनाए थे 1300, एंड 2013 में उसने 1100 रन्स बनाए थे। डन, इतना हो गया। अब देखो, तो ये हो गया सम ऑफ रन्स। अब एवरेज रन्स पर इनिंग्स, ठीक है, वो कितनी थी, 2010 में 30, 2011 में 30.65 एंड 2012 में 32.50 एंड इन 2013 इट वाज 35.49। अब हमसे पूछा क्या है, ये देखो, व्हाट वाज हिज कंट्री एवरेज फॉर द 4 ईयर्स। उसकी कंट्री का मतलब सचिन तेंदुलकर का ही, इंडियन क्रिकेटर है ना, तो उसकी कंट्री का या उसका पूरे 4 साल में एवरेज कितना था। तो अगर मुझे पूरा एवरेज निकालना है, जिसे मैं कंबाइंड एवरेज बोलूँगा, सी ए यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो वो कैसे निकलेगा कि 4 साल में उसने जितना सम ऑफ रन्स बनाए इन 4 ईयर्स, करेक्ट, अपॉन मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स जो उसने खेली इन 4 ईयर्स, ठीक है, करेक्ट। अब मैं सम तो निकाल सकता हूँ, कैसे, देखो भाई सम तो आपका हो गया 900 प्लस 950 प्लस 1300 प्लस 1100, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका सम 2000, और ये 13 और 900, ये हो गया 2250 और 4250, ठीक, ठीक है। ये तो हो गया आपका सम ऑफ रन्स। अब देखते हैं नंबर ऑफ इनिंग्स। तो नंबर ऑफ इनिंग्स मैं पहले ऐसा करता हूँ, हर साल की निकालता हूँ, ठीक है, और फिर हम उसका टोटल कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स आ जाएंगी, करेक्ट। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई। अब बच्चे बच्चे को पता है कि n की वैल्यू होती है सम अपॉन मीन, करेक्ट, क्योंकि मीन की वैल्यू होती है सम अपॉन n। वैसे ही हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो n इक्वल्स टू सम अपॉन मीन। तो यहाँ पे तो मैं टोटल देख सकता हूँ कि सम ऑफ रन्स 900 थे, एवरेज 30 बनाए, तो 900 अपॉन 30 दैट इज 30 इनिंग्स उसने खेली 2010 में, करेक्ट। अब मुझे 950 अपॉन 30.65 करना है, तो ये तो बहुत मुश्किल है। अब ऐसी सिचुएशन ओमेट्स में नहीं आती लेकिन कैट में आ जाती है। वाई, क्योंकि कैट में हमें कैलकुलेटर अलाउड होता है। अब ऑल्दो मैं आपको अभी
फ़ोन के कैलकुलेटर से बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कंप्यूटर के कैलकुलेटर से फेमिलियर हो जाओ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको वैसे ही यूज़ करना है। तो आप लोग अपने कंप्यूटर्स में करना, तो 950 डिवाइडेड बाय 30.65, तो इट इज़ कमिंग एज 30.99, मतलब 31 का हम लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली 1300 अपॉन 32.5, अब इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन है एंड इतना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1300 अपॉन 32.5, पॉइंट हटा दिया तो ये 0 आ जाएगा। तो 5 टाइम्स 6, 5 टाइम्स 5, एंड पहले 13 से ही हटाते हैं, चलो 13 2 ज़ा 26, देन 65, 13 5 ज़ा 13, 1000 ज़ा 25 4 0, तो 40 आ गया आपका नंबर ऑफ इनिंग्स 2012 में। 2013 में अब ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 35.49, तो आपका आंसर आ जाएगा सेम 30.99, तो मतलब 31 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स हो गई 30 प्लस 31 प्लस 40 प्लस 31, सो 120 120 162 162, ठीक है। तो आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया 4250/162। अब ये साफ पता लग रहा है कि 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा, यानी डेसिमल में आ रहा है। एंड क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है तो क्यों ना हम कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। सो 4250 डिवाइडेड बाय 162, कुछ तो गड़बड़ हुई है, देखते हैं एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो 900 प्लस 950 प्लस 1300 प्लस 1100, तो 4250 ये तो सही आ रहा है। देन 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 40 132, अच्छा सॉरी कोई गड़बड़ हो गई होगी, चलो इसे चेंज कर लेते हैं, दिस इज़ 132। अब इसे डिवाइड करते हैं, तो 4250 डिवाइडेड बाय 132, दैट इज 32.19, तो यस 32.19 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। Now question number 14. In a country, the production of steel grew by 50% in a year. In the same year, it was observed that the per capita production of steel grew by 35%. What is the closest approximation of the growth of the population of the country during the same year? Alright, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक कंट्री में स्टील का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। अब वो जो प्रोडक्शन है वो 50% से बढ़ गया। लेट्स से कि अगर स्टील का प्रोडक्शन लेट्स से 100 टन का होता था तो वो 50% से बढ़ के 150 टन के होने लगा, करेक्ट। अब इसमें थोड़ी सी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, अगर जो कॉमर्स स्टूडेंट होगा वो अच्छे से समझेगा इसे। तो प्रोडक्शन ऑफ स्टील बढ़ गया 50% से, करेक्ट, इतना समझ में आ गया। अब इन द सेम ईयर, उसी सेम ईयर में इट वॉज ऑब्जर्व दैट द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ स्टील ग्रू बाय 35%। अब सर ये पर कैपिटा प्रोडक्शन क्या है? अब अगेन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, साइंस वालों के लिए मैं बता देता हूँ। देखो पर कैपिटा प्रोडक्शन का मतलब होता है, पहले तो पर कैपिटा वर्ड देखो, पर कैपिटा जनरली यूज़ होता है पर पर्सन को डिनोट करने के लिए, मतलब एक पर्सन कितना स्टील कंज्यूम करता है ऑन एन एवरेज, वो 35% से बढ़ा है। लेट्स से 100 लोग हैं, ठीक है, और जैसे हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना एवरेज में, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन एन, ठीक है। तो लेट्स से 100 टन का स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है और 50 लोग हैं, तो ऑन एन एवरेज कहेंगे कि 2 टन पर पर्सन स्टील यूज़ हो रहा है, 2 टन का पर पर्सन। तो ये एवरेज है बेसिकली, पर कैपिटा प्रोडक्शन ना ये डिनोट कर रहा है एवरेज को, ठीक है। तो वही जो पर पर्सन का प्रोडक्शन हो रहा है स्टील के लिए वो 35% से बढ़ गया। तो बेसिकली ये लोग बात कर रहे हैं जो सम है, सम तो 50% से बढ़ गया और जो एवरेज है वो 35% से बढ़ गया। तो ये बताओ क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेशन में कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द सेम ईयर वो कितने से बढ़ी, ठीक है। पॉपुलेशन यानी कि एन, तो ध्यान से समझना, सम बढ़ा 50 से, मीन बढ़ा 35 से, तो बोल रहे हैं कि एन यानी कि पॉपुलेशन कितने परसेंट से बढ़ी, करेक्ट। सिनेरियो समझ में आ गया। तो लेट्स से जो प्रोडक्शन ऑफ स्टील जो पहले था, सम जो हम बात कर रहे हैं वो था 100x का, करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। एंड जो मीन था वो था लेट्स से 100 p का, ठीक है, बल्कि p से कन्फ्यूजन होगा, x y ले लेते हैं, ज़्यादा सही है। ऑलराइट,
तो अब क्या सिनेरियो होता है, ये तो पहली सिचुएशन थी। अब क्या होता है, जो सम है द प्रोडक्शन ऑफ स्टील ग्रू बाय 50%, मतलब जो पूरा प्रोडक्शन चल रहा था वो 50% से बढ़ गया, यानी कि 50% ऑफ 100x, यानी 100x का आधा 50 उससे बढ़ गया, यानी कि 150x। करेक्ट। अब मीन कितना हो गया, मीन वो बोल रहे हैं 35% से बढ़ गया। अब जो पर प्रोडक्शन ऑफ स्टील है वो मीन है, तो मीन 35% से बढ़ गया, यानी कि 135y हो गया। तो n जो है वो कितने से बढ़ा, तो n की वैल्यू निकालते हैं। n का फॉर्मूला क्या होता है, ns सम अपॉन मीन। करेक्ट। तो 100x अपॉन 100y, यानी कि x अपॉन y आपका है यहाँ पे n। और इस सिचुएशन में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 150 अपॉन 135, ये x अपॉन y। सो यहाँ पे देखते हैं 5 टाइम्स 2 इज़ 10, 35 7, 5 3 15, 0 3 10 3 9, तो ये कितना हो गया 10 अपॉन 9 x अपॉन y। ठीक है, मतलब 10x अपॉन 9y। ठीक है। सो जो पॉपुलेशन x अपॉन y थी वो हो गई 10x अपॉन 9y। करेक्ट। अब इसमें कितना ग्रोथ हुआ, अब ग्रोथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो नया वाली पॉपुलेशन है उसमें से पुरानी वाली माइनस कर देंगे, तो उतनी ग्रोथ हुई। ठीक है, तो 10x अपॉन 9y माइनस x अपॉन y, ये तो हो गई आपकी ग्रोथ। तो इसे लिख लेते हैं, ये कितना है 9y, हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 10x माइनस 9x यानी कि x अपॉन 9y, ये आ गई आपकी ग्रोथ। ठीक है। अब ग्रोथ हमें परसेंटेज में पूछी है, तो परसेंटेज ग्रोथ हमें निकालने भी आती है, तो ये तो हो गई ग्रोथ, एंड परसेंटेज ग्रोथ हो गई ग्रोथ अपॉन पहले कितनी थी, यानी कि x अपॉन y इंटू 100। अच्छा ये y है, तो x अपॉन y से x अपॉन y कैंसिल, एंड ये 9 डिनोमिनेटर में था तो ये नीचे आएगा, यानी कि 100 अपॉन 9%, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 11.11। ठीक है, एंड इन अप्रॉक्सीमेशन ये क्लोजेस्ट टू आएगा 11% की। ठीक है, सो 11% इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब ये तो हो गया बेसिक मेथड। ठीक है, अब देखते हैं इसे एडवांस मेथड से कैसे करते हैं। ये तो हमने कर लिया अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए। अब लेट्स सी एडवांस मेथड इसका एडवांस मेथड के लिए हम लोग परसेंटेजेस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो परसेंटेजेस में हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा था। करेक्ट। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जो कि सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो लेट्स से एक चीज़ है जो कि a इंटू बी इक्वल्स टू सी के फॉर्म में लिखी है। ठीक है, अब इसमें अगर a में चेंज लेट्स से a% का हो रहा है, ठीक है, b में चेंज b% का हो रहा है, तो c में चेंज कितना होगा। ठीक है, ये ट्राइंगल हम साइन चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो a में चेंज a% का हो रहा है, b में चेंज b% का हो रहा है, एंड c में चेंज फिर कितने का होगा, c में चेंज होगा आपका a प्लस b प्लस ab अपॉन 100% का। ठीक है, ये हमने पढ़ा था परसेंटेजेस चैप्टर में। अब जिसने परसेंटेजेस चैप्टर पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट वो अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, आपका जो इक्वेशन है वो a इंटू बी इक्वल्स टू सी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन हम कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में। हमने देखा है कि मीन इंटू n इक्वल्स टू सम होता है ना, तो यानी परसेंटेज चेंज इन मीन ये हो गया a%, परसेंटेज चेंज इन नंबर ये हो गया b%, एंड टोटल सम में जितना चेंज आया वो हो गया a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। लेकिन सर यहाँ पे n तो हमें गिवन ही नहीं है, हमें तो n की वैल्यू निकालनी है ना, c की वैल्यू थोड़ी निकालनी है सम की। कोई बात नहीं, वो तब भी हो जाएगा। तो देखो a यानी कि मीन इज इंक्रीज बाय कितना था 35%। ठीक है, तो a की वैल्यू होगी 35, ऑलराइट, एंड b की वैल्यू जो कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसे b% ही लिख लेते हैं। एंड ये जो c है इसकी वैल्यू हमें गिवन है वो है 50%, है ना, जो टोटल सम में चेंज आ रहा है वो आ रहा है 50% का। तो अब हम इसे इसी फॉर्मूले के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये कितना हो गया, a हो गया 35
प्लस बी हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 35 इंटू बी अपॉन 100, ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू इक्वल है 50 के, करेक्ट। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, 35 प्लस ये हो जाएगा 0.35 बी प्लस बी, तो यानी 1.35 बी इक्वल्स टू 50, तो 1.35 बी इक्वल्स टू 15 एंड बी की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 1.35, ये पॉइंट हटाया, 00, देन 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 7, 5 टाइम्स 300, 3 टाइम्स 100 एंड 3 टाइम्स 9, 100 upon 9 that comes as 11.11 which is approximately equal to 11%, ठीक है। तो ये एडवांस मेथड था, अगर आप बिगिनर हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसी मेथड से कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आपने परसेंटेजेस चैप्टर पढ़ा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा है, तो आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हो, ठीक है। तो आप इस मेथड से जा सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, find the average weight of 4 packets if it is known that the weight of the first packet is 20 kg and the weight of the second, third and fourth packets each is defined by fx equals to x square minus 2 upon 5 into x square where x equals to 10, ठीक है। अब सर हमने तो फंक्शंस चैप्टर पढ़ा ही नहीं, ये एवरेजेस हम तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्या दे दिया। तो अब ध्यान से देखो, इसमें कुछ भी नहीं है एंड फंक्शंस का भी इसमें ज़्यादा यूज़ होना नहीं है, ठीक है। ये बस बेसिक इक्वेशन है जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से पढ़ो, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 4 पैकेट्स, 4 पैकेट्स का हमें एवरेज वेट निकालना है। इफ़ इट इज़ नोन दैट द वेट ऑफ द फर्स्ट पैकेट इज़ 20 kg, फर्स्ट पैकेट का मुझे वेट दे रखा है कितना, 20 kg है, ठीक है, ईजी। एंड द वेट ऑफ द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पैकेट ईच इज़ डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। तो हमें बेसिकली निकालना है, देखो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पैकेट का वेट है कितना, है तो सेम लेकिन है कितना, वो है fx। अब ये fx क्या चीज़ है, fx है x स्क्वायर माइनस 2/5 इंटू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x की वैल्यू 10 है। तो बस इसमें कुछ नहीं, x की वैल्यू 10 पुट कर दो और जो आंसर आया वही आपका वेट है, सिंपल। तो x की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी, पहले इसे लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2/5 इंटू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी, तो 100, 10 का स्क्वायर माइनस 2/5 इंटू 10 का स्क्वायर इज 100, ठीक है। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 टाइम्स 20, 20 इंटू 2 इज़ 40, तो 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60। इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का जो वेट है पैकेट का वो है 60 kg। दैट्स इट, सिंपल। अब तो सॉल्व हो जाएगा ना इजीली। अब पूछा क्या है, इन चारों पैकेट का एवरेज बताओ। तो एवरेज वेट ऑफ दिस 4 पैकेट्स इज सम ऑफ देयर वेट अपॉन नंबर ऑफ पैकेट्स। तो सम कितना हो गया, 60 इंटू 3 180 प्लस 20 दैट इज 200 अपॉन नंबर ऑफ पैकेट्स आर 4, तो 4 टाइम्स 50 दैट मीन्स 50 kgs इज योर एवरेज। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। सो ईजी था ना। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 13 to 15। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।